डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील आपके अपराध के हिसाब से आपका रेट होगा। चोरी लूट झपटमारी किए हैं तो 10,000 रुपए में गवाह मिल जाएगा। ड्रग स्मगलिंग वगैरह किए हैं तो 50-60 हजार में गवाह मिल जाएगा। हत्या बलात्कार किए हैं तो 1 लाख रुपए में गवाह मिल जाएगा। 2 गवाह चाहिए होता है, 2 लाख रुपए दे दो, 2 गवाह रेडी। ना आपने गवाह को देखा ना गवाह आपको देखा, और एफिडेविट पे लिख के देगा इनको पिछले 20 साल से जानता हूं। तो झूठी गवाही बंद, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। और मुकदमा लंबा क्यों चलता है? जज साहब माल पानी लेके डेट देते रहते हैं। जब मैं कहता था न्याय बिकता है तो कोई मानता नहीं था। इस बार होलिका माता ने हमारी मांग मान लिया। पहले मैं कहता था न्याय बिकता तो लोग मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब तक आंखों से देखेंगे नहीं तब तक कहीं सुनी नहीं माने। इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में होलिका माता ने होली के दिन नोटों को बंडल में आग लगा दिया। बोलो देख लो ये हाई कोर्ट के जज हैं, और 10 बोरा मिला, 15 बोरा मिला, उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही कितने बोरे मिले। लेकिन ये 10 बोरा था या 15 बोरा था, ये किसी अच्छे व्यक्ति ने तो नहीं दिया होगा, या तो किसी आतंकवादी ने दिया होगा, या तो किसी ड्रग स्मगलर ने दिया होगा, या किसी अलगाववादी ने दिया होगा, या ह्यूमन जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों को बेचते हैं, उन्होंने दिया होगा। अरे गरीब आदमी, आम आदमी के पास 10 बोरी नोट मिलेगी क्या किसको देने के लिए? अगर किसी व्यापारी ने भी दिया होगा तो भी अब्दुल करीम तेलगी जैसा होगा। ईमानदार व्यापारी तो नहीं दे देगा 10 बोरी नोट। क्यों देगा भाई? जो आदमी सही पे है वो क्यों देगा? तो इसलिए जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर फैसले से स्पष्ट हो गया कि आपने माल पानी दे के फैसला दिया है तो आपको सजा मिलेगी, और वैसे सजा मिलेगी जैसे नॉर्मल भ्रष्टाचारी को मिलती। दुर्भाग्य देखिए, नोटों का बोरा मिल गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जब एफआईआर ही नहीं हुई तो जांच कैसे होगी? जब जांच नहीं होगी तो सजा कैसे होगी? और जब सजा नहीं होगी तो जजों के मन में खौफ कैसे आएगा? उनको लगता हो कानून के ऊपर है, माइल है एकदम। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में राष्ट्रपति को कह रहा है 3 महीने के अंदर फैसला करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभी तक यह नहीं कहा इस भ्रष्ट जज के खिलाफ एक एफआईआर करो। आवाज उठाइए। इसीलिए कहता हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, अपने सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित की समस्या, उसका मूल कारण, उसका स्थायी समाधान लिखने के लिए करिए। कितनी बार ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होता है उसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि जज ने नादानी में दिया है या जज बहुत होशियार है, माल पानी लेके दिया है। फैसला पढ़ के समझ में आ जाता है। लेकिन आपके पास क्या रास्ता है? आपके खिलाफ पार्टी ने अच्छा पैसा दे दिया, एक बोरी दे दिया, आपके खिलाफ फैसला ले लिया, आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। आप लड़ो। अब कहां लड़ो? हाई कोर्ट में लड़ो। और हाई कोर्ट में 5 बोरी दे दिया तब क्या? सुप्रीम कोर्ट में लड़ो। और इतना आप लड़ोगे तो आपके साथ गवाह कोई टिकेगा क्या? ओ गवाह सबूत के अभाव में छूट जाएगा। ये हो रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि हमने न पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए पुलिस चार्टर लागू किया, न जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू किया, न हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, न हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठी चार्जशीट को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठा फैसला देने को गंभीर अपराध घोषित किया। तो पुलिस भी बेलगाम और जजेस भी बेलगाम। अभी कल परसों खबर आई थी, उत्तर प्रदेश में एक थानेदार अपनी बुलेट ठीक कराने गए। ठीक कराने के बाद उस गरीब आदमी ने बोला साहब पैसे दे दो। उसके ऊपर इतनी धारा लगा दिया कि 25 साल के बाद बेचारा वो बेगुनाह साबित हुआ है। क्या गलती थी? अरे बुलेट ठीक किया था, पैसे मांग रहा था।
यह दिमाग सातवें आसमान पे क्यों है? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जो अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, वही कानून चल रहा है जिस कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। वही कानून चल रहा था जिस कानून का उपयोग करके वीर सावरकर को काला पानी दिया गया था। वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। चूंकि कानून वही चल रहा है, अंतर यह हुआ जो पुलिस पहले अंग्रेजों के इशारे पर नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पर नाचती है। सत्ता चाहे आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले ले, उत्तर प्रदेश में हो रहा था, सपा की सरकार में आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो रहा था। ऐसा ही कानून चाहिए क्या हमें? और हम बात करते हैं हम तो सिंगापुर को टक्कर देंगे, अमेरिका को टक्कर देंगे, किसको किसको टक्कर देंगे? भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। भारत में कानून का राज है, तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, और कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, याद रखिएगा। हॉस्पिटल बहुत अच्छी हो और डॉक्टर अच्छे ना हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हॉस्पिटल अच्छी हो, डॉक्टर भी अच्छे हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। हॉस्पिटल भी अच्छा, डॉक्टर भी अच्छा, दवाई भी अच्छी, लेकिन दवाई टाइम पे नहीं दिया तो बीमारी अच्छी ठीक होगी क्या? अच्छा, डॉक्टर भी अच्छे, लेकिन हड्डी वाला डॉक्टर आंख का इलाज कर रहा है, आंख वाला डॉक्टर पैर का इलाज कर रहा है, गले वाला डॉक्टर जो पेट का ऑपरेशन कर रहा है, आदमी मरेगा या जिंदा रहेगा? भारत में यही तो हो रहा है। मंत्री बनाते समय क्या देखा जाता है? किस कास्ट का है? मंत्री बनाते समय यह नहीं देखा जाता कि जिसको हम शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, यह शिक्षक बनने लायक है कि नहीं, टीटी क्वालिफाई करने लायक है कि नहीं। अभी इसके पहले बिहार में कानून मंत्री बना, जब कानून मंत्री शपथ लेने को हुई तो बेचारा शपथ ही लेने नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट घोषित डिक्लेयर कर रखा था। वो भगोड़ा था, पुलिस उसको ढूंढ रही थी और उस कानून मंत्री उसको डिक्लेयर कर दिया। फिर बाद में उसको पुलिस पकड़ के लाई, बोले शपथ ले लो। जिस पुलिस को पकड़ के उसको जेल में डालना था, वो पुलिस उसको पकड़ के लाई, बोली साहब शपथ ले लो, आज से आप माननीय हो, सलाम। ऐसे भारत महान बनेगा क्या? ऐसे नहीं बनेगा। महान भारत तो तभी बनेगा जब, मैंने कहा ना, आंखों का डॉक्टर आंखों का इलाज करे, कान वाला कान का इलाज करे, किडनी वाला किडनी का इलाज करे, हड्डी वाला हड्डी का इलाज करे। जब तक उस पर चर्चा नहीं हो रही, भारत में मुकदमा लंबा चलने के कारण फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई अपराध ही नहीं है। मथुरा में विद्या देवी 30 साल तक लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं। क्यों? उनके पड़ोसियों ने उनको कागज में मार दिया था। मथुरा की रहने वाली विद्या देवी के भाई नहीं था, तो पिताजी ने 15 बीघे जमीन विद्या को दान कर दिया। विद्या की शादी हो गई अलीगढ़ में। शादी के बाद चली गई, पड़ोसियों ने क्या किया? अच्छा, विद्या देवी की मां 77 में मर गई, 75 में मर गई। विद्या देवी की मां विद्या देवी को 15 बीघे जमीन देने के बाद 75 में मर गई। ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 95 यानी मरने के 20 साल के बाद उनके पड़ोसियों ने विद्या देवी को जिंदा कर दिया, उनकी मां को जिंदा कर दिया। विद्या की मां कब मरी थी? 75 में। पड़ोसियों ने, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो ने मिलकर जिंदा कर दिया उनको 95 में। और 95 में जिंदा किया, और विद्या देवी जो 2025 में मरी है, इनको 95 में मार दिया। समझ रहे हैं आप? मां मर गई 75 में, उसको जिंदा किया 95 में, और विद्या देवी जो मरी है 2025 में, इनको मार दिया 95 में, सेम टाइम में। मतलब विद्या देवी को मारा और मां को जिंदा किया, और 15 बीघे जमीन अपने नाम करा लिया। और 30 साल तक विद्या देवी लड़ती रही, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं।
सिद्ध नहीं कर पाई और मर गई। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के दम पे भारत सुरक्षित बनेगा क्या? इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के दम पे हम भारत को महान बना पाएंगे क्या? और सब परेशान है, व्यापारी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट से परेशान। जयपुर के अग्रवाल साहब अपना मकान छुड़ाने के लिए 40 साल लड़े। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, आए तो बेचारे हमारा वीडियो देखते होंगे, हमको पहचान लिया। बोले अश्विनी जी मैं जयपुर का हूं, क्या? हमने कहा क्या तकलीफ है? बोले 40 साल से अपना मकान खाली